की शुरुआत एक बाप और बेटी की जोड़ी से होती है जो अपनी छुट्टियों के दौरान वेस्टर्न नॉर्वे में मौजूद ट्रोल पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। और उस पहाड़ी के ऊपर पहुंचने के बाद टोबियस ने अपनी बेटी नोरा को लेजेंडरी ट्रोल्स के बारे में बताया। माना जाता है कि हजारों साल पहले ये बहुत बड़े ट्रोल्स पूरी दुनिया में घूमा करते थे, पर फिर एक दिन किसी ने इन ट्रोल्स पर जादू करके इन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। पर वहीं इन पुरानी कहानियों पर विश्वास करने वाले टोबियस का मानना था कि ये ट्रोल्स अभी भी नॉर्वे की पहाड़ियों में ही छुपे हुए हैं और वो कभी ना कभी दोबारा से जिंदा हो जाएंगे। ये बात सुनकर नोरा को भी इसमें काफी दिलचस्पी आने लगी। लेकिन इसके 20 साल बाद जब नोरा बड़ी हो गई तो उसका इन कहानियों और जादू पर से विश्वास उठ गया और अब वो सिर्फ मॉडर्न साइंस पर ही भरोसा करती थी। अब वो एक पेलियंटोलॉजिस्ट बन चुकी थी। दरअसल पेलियंटोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो धरती के नीचे मिलने वाले पुराने जानवरों के अवशेषों को देखकर बीते हुए समय के बारे में चीजें पता लगाते हैं। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आज आखिरकार उसे एक बेहतरीन फॉसिल मिल गया था, जिसकी खुशी में उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पर मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए तेजी से कंस्ट्रक्शन की जा रही थी और इस मेट्रो का रास्ता बनाने के लिए तेजी से पहाड़ों में धमाके किए जा रहे थे, जिसके चलते कई लोग इस कंस्ट्रक्शन का विरोध भी कर रहे थे। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए इंजीनियर्स एक बार फिर से एक धमाका करने में लगे हुए थे। पर जब वो लोग गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते अचानक से वहां की जमीन जोर जोर से हिलने लग गई, जिसके अगले ही मिनट उन इंजीनियर्स की नजर एक बहुत ही बड़े खतरनाक राक्षस पर पड़ी, जिसे देखते ही वो लोग तेजी से अपनी जान बचाने के लिए भागे। लेकिन पहाड़ों के गिरते हुए मलबे के चलते वो लोग गुफा के अंदर ही फंस गए। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर नॉर्वे की आर्मी के हेडक्वार्टर्स में भी पहुंच गई, जिसके बाद जनरल ने एक जहाज को उस जगह की साफ तस्वीरें खींचने के लिए बुलाया ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाएं कि आखिर वहां हुआ क्या है। इसके साथ ही जनरल ने इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को भी सूचित करने का आदेश दिया और थोड़ी देर बाद ही नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर आंद्रियस के साथ तुरंत ही मिलिट्री बेस के लिए निकल गई, जहां रास्ते में उनकी मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर से हुई, जिसने उन्हें दिखाई दे रहे थे। और इन्हें देखते ही आंद्रियस को लगा कि ये किसी बहुत बड़े जीव के पैरों के निशान थे, लेकिन वो इन चीजों पर बोलने लायक नहीं था और उसकी बात को तुरंत ही अनसुना कर दिया गया। उधर नोरा अभी भी अपने दोस्तों आया, जिसमें से एक फौजी उतरा और उसने नोरा को बताया कि उसे अभी के अभी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाया गया है। और ये जानकारी मिलते ही नोरा बिना समय बर्बाद किए उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस के लिए निकल गई। उसके वहां पहुंचते ही आंद्रियस उसे एक कमरे में ले गया, जहां सभी टॉप रैंक ऑफिसर्स के साथ साथ खुद प्राइम मिनिस्टर भी बैठी हुई थी। और अभी तक जितनी जानकारी उन्हें मिली थी उसके मुताबिक सभी को लग रहा था कि शायद ये सब कुछ किसी जानलेवा गैस की वजह से हुआ था। लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी और तस्वीरों में मिले पैरों के निशानों से उसे भी लग रहा था कि शायद ये कोई बहुत बड़ा प्राचीन जानवर है जो दोबारा जिंदा हो गया है। इस चीज पर आंद्रियस के पास भी कुछ सुझाव थे, लेकिन उसने ये बातें सबके सामने बोलना सही नहीं समझा। और वहीं बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नोरा की ये बात सिर्फ एक मजाक लग रही थी और उनके मुताबिक इस सब के पीछे कोई प्राचीन जानवर हो ही नहीं सकता। इतने साल से खा क्या रहा था, मरा कैसे नहीं वो। पर तभी सिगरेट नाम की एक कंप्यूटर जीनियस उस कमरे में आई और उसने सभी के सामने इस हादसे का एक वीडियो रखा जो उसने बहुत मुश्किल से ढूंढा था। और जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया तो कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस वीडियो में 150 फीट लंबा एक बहुत बड़ा राक्षस था। और अब इस वीडियो से ये साफ हो चुका था कि 150 फुट लंबा एक जीव नॉर्वे की पहाड़ियों के बीच घूम रहा है। उधर लेस्गा नाम के गांव में एक बूढ़ा दंपति जोड़ा अपने घर में शांति से समय बिता रहा था कि तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंडों बाद उनके घर का सारा सामान जोर जोर से हिलने लग गया। उन दोनों को लगा कि शायद भूकंप आया है और इसीलिए वो लोग अपने घर में बने सीक्रेट रूम में घुस गए। और जब वो लोग सब कुछ शांत होने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका था और उसके साथ साथ आसपास के एरिया में भी काफी तबाही मची हुई थी। उधर नोरा अब इस हादसे की जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और सभी ऑफिसर्स की सहमति से प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त कर दिया। मीटिंग खत्म होते ही आंद्रियास ने नोरा को लेस्गा में हुए हादसे के बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद वो लोग एक हेलीकॉप्टर में बैठकर लेस्गा के लिए निकल गए, जहां रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें भी की।
जिस दौरान एंड्रियास ने नोरा से उसके पेलियंटोलॉजिस्ट बनने की वजह पूछी, जिस पर नोरा ने उसे बताया कि उसे बचपन से ही नेचर से प्यार था और वो अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से जानना चाहती थी। साथ ही उसने एंड्रियास को अपने पिता टोबियस के बारे में भी बताया कि कैसे वो उसे बचपन में पहाड़ों पर ले जाकर उनसे जुड़ी कहानियां सुनाते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इन कहानियों में इतने ज्यादा खो चुके थे कि उनका असल जिंदगी से वास्ता ही कट गया और बीच में तो उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उन्हें एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लेस्गास में मची तबाही को देखकर नोरा और एंड्रियास दोनों ही काफी हैरान थे कि तभी उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से हुई, जो फौज की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे थे। जिसके बाद क्रिस ने उन्हें बताया कि वो राक्षस लेस्गास में तबाही मचाने के बाद 2 मील आगे तक बढ़ता गया, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गया और फौज की लाख कोशिशों के बाद भी वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाए, मानो जैसे वो भीमकाय राक्षस हवा में ही गायब हो गया हो। इसके बाद उन लोगों ने उस बूढ़े कपल से पूछताछ की, जो उस वक्त तक काफी ज्यादा डरे हुए थे। उनके सीक्रेट रूम में छुपने की वजह से उन्हें कुछ ज्यादा तो नहीं पता था, पर फिर भी उस बुजुर्ग औरत ने उन्हें बताया कि उसे किसी जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी थी, जैसे मानो किंग कॉन्ग उन पर हमला करने वाला हो। पर ये जानकारी किसी भी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी और इसीलिए नोरा ने खुद ही आसपास जांच करना शुरू कर दिया, जिस दौरान उसे एक काफी अजीब सी महक आई, जो उसे एक बहुत बड़े फुटप्रिंट तक ले गई। नोरा ने तुरंत ही उस पैर के निशान की जांच करना शुरू किया, पर उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहां कोई बायोलॉजिकल सब्सटेंस नहीं मिला जिससे वो उस राक्षस की जांच करवा सके। और अब जब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, तो आखिरकार नोरा ने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया, जो उस वक्त काफी दूर एक पहाड़ पर रहते थे, जहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए नोरा, एंड्रियास और कैप्टन क्रिस ने एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया। पर जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो टोबियस ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन अपनी बेटी नोरा को वहां देखकर वो अगले ही सेकंड शांत हो गया, जिसके बाद उसने सभी को अपने घर के अंदर बुलाया, जहां इतने सालों बाद भी वो ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहा था। और जैसे ही उन लोगों ने टोबियस को वो वीडियो दिखाई तो वो हैरान हो गया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली, वो आ गए हैं। लेकिन नोरा को फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसीलिए उसने अपने पिता से एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगी ताकि वो लोग इससे बचने का रास्ता ढूंढ सकें। लेकिन टोबियस अपनी रिसर्च पर अड़ा रहा और उसके मुताबिक ट्रोल्स नॉर्वे से इसलिए गायब हुए क्योंकि वहां पर सभी लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया। और साथ ही उसने बताया कि वो इस राज का खुलासा कई साल पहले करने वाला था, लेकिन उसे तो चुप करवाने के लिए पागल खाने भेज दिया गया। इसके बाद उसने अपना बैग उठाया और उन सभी को एक खास जगह पर चलने को कहा, जिसके बाद वो लोग हेलीकॉप्टर में थोड़ी देर तक उड़ने के बाद आखिरकार टोबियस की बताई हुई जगह पर पहुंच गए, जहां पहुंचते ही उसने उस जगह की जांच करना शुरू कर दिया। और कुछ देर तक आसपास देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नोरा को एक बार फिर से वही महक आई, जिसका नाम उसने हाइपर नेचर रखा हुआ था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, तभी नोरा की नजर वहां मौजूद एक बहुत बड़े जीव पर पड़ी और ये कोई और नहीं बल्कि वही ट्रोल था, जिसने खुद को आसपास की जगह में छुपाया हुआ था। पर खुशकिस्मती से सभी लोग समय रहते हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से निकल गए और जैसे ही वो लोग एक सेफ जगह पर पहुंचे तो उन्होंने इंटरनेट के जरिए उस ट्रोल को सरकार को दिखाया। सभी लोग इतने बड़े ट्रोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और अब जब सभी लोगों को ट्रोल्स की तुरंत उस ट्रोल पर खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, लेकिन फौज की सबसे खतरनाक मिसाइल्स का भी उस ट्रोल के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था। वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे और जैसे ही उस ट्रोल ने एक सिपाही को खाया तो टोबियस उसे शांत करने के लिए उसके सामने चला गया। वो ट्रोल शुरुआत में टोबियस की बात सुन भी रहा था, पर तभी अचानक से फौज की कुछ और यूनिट्स ने उस पर हमला कर दिया, जिससे गुस्सा होकर जैसे ही ट्रोल उस यूनिट पर हमला करने के लिए मुड़ा तो उसकी पूंछ सीधा जाकर टोबियस को लगी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया। ये देखते ही नोरा तुरंत ही अपने पिता की तरफ भागी, लेकिन टोबियस ने कुछ बोलने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। उसी रात नोरा रोते रोते अपने पिता की डायरी पढ़ रही थी ताकि वो किसी तरह से इन ट्रोल्स को रोक सके। और घंटों तक उस डायरी को पढ़ने के बाद नोरा को पता चला कि असल में ट्रोल्स अक्सर चर्च को तबाह कर देते थे, क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और जब नोरा ने ये प्लान सभी सरकारी अफसरों को सुनाया तो पहले तो उन सब ने नोरा को पागल समझा और नोरा का मानना था कि मिसाइल तो काम नहीं कर रही ना उसके ऊपर, तो हमें कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा, ठीक है। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसे इस प्लान के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दे दी और इसके कुछ
देर बाद 4 आर्मी हेलीकॉप्टर्स बड़ी बड़ी चर्च बेल लेकर तेजी से ट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। नोरा के इस प्लान ने शुरुआत में तो कामयाबी दिखाई, पर जल्द ही उस ट्रोल ने खुद पर काबू पाते हुए उन चारों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। और अब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। पर इसी बीच उस ट्रोल ने एक बच्चे की जान भी बचाई थी, जो कि ये साफ दिखाता था कि उस ट्रोल के अंदर भी शायद एक दिल है। इस हादसे के बाद दुनिया भर के न्यूज चैनल्स ने ये खबर दिखाना शुरू कर दिया, जिसके चलते आम नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया था। और ठीक उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ओस्लो शहर और उसके आसपास के इलाकों को जल्द से जल्द खाली करने के आदेश दिए, क्योंकि ट्रोल तेजी से ओस्लो शहर की तरफ ही बढ़ रहा था। उधर अपने नाकामयाब प्लान के चलते नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट से निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ आंद्रियास को गवर्नमेंट के अगले प्लान के बारे में पता चल गया, जिसमें वो लोग ओस्लो के आसपास के शहरों में बड़े बड़े बम धमाके करके ट्रोल को खत्म करना चाहते थे। लेकिन आंद्रियास के पास इसे रोकने की पावर भी नहीं थी, इसीलिए उसने इस फालतू नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हजारों लोग अपने घर और शहर छोड़कर भाग रहे थे, जिनमें नोरा और आंद्रियास भी शामिल थे। इधर नोरा को इस बात का दुख था कि वो देश को इस समस्या से नहीं निकाल पाई, और इसीलिए उसने एक बार फिर अपने पिता की डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी नजर सिंडिंग नाम पर पड़ी, जो कई बार रिपीट हो रहा था। पर जब उसने इस बारे में आंद्रियास से बात की तो उसने बताया कि असल में सिंडिंग एक राजकुमार था, जो ओस्लो में एक महल में रहता था, और इस वक्त वो देश का सबसे अमीर आदमी था। अब नोरा को लग रहा था कि शायद उनको महल में कोई सुराग मिल सकता है, इसीलिए उसने आंद्रियास से तुरंत ही गाड़ी को महल की तरफ मोड़ने को कहा। महल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात राइकर्ड सिंडिंग से हुई, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो उन्हें महल के अंदर लेकर गया, और आखिरकार उसने नॉर्वे के ट्रोल्स के राज से पर्दा हटाया। असल में टोबियस बिल्कुल सही था, और प्राचीन समय में ट्रोल्स नॉर्वे की धरती पर घूमते थे। इसके बाद सिंडिंग उन्हें एक अंडरग्राउंड गुफा में लेकर गया, जहां उसने बताया कि असल में उसने ही टोबियस की जिंदगी बर्बाद की थी, ताकि उनका सच बाहर ना आ जाए। और जब टोबियस सच में काफी करीब पहुंच गया था तो सिंडिंग ने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा था, और वो राज असल में महल के नीचे दबे हुए ट्रोल्स के कंकाल थे, जो सालों से सिंडिंग्स ने दुनिया से छुपाए हुए थे। और तो और ये महल तक ट्रोल किंग की गुफा के ऊपर बनाया गया था, जब ट्रोल किंग और उसके पूरे परिवार को क्रिश्चियंस ने खत्म कर दिया था। और असल में अब जो ट्रोल पूरे देश में तबाही मचा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि ट्रोल किंग ही था, जो सिर्फ अपने घर जाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सिंडिंग ने उन्हें बताया कि ट्रोल्स के लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा जरूरी होता है, और नॉर्वे की क्रिश्चियनाइजेशन के दौरान ट्रोल किंग को जबरदस्ती पहाड़ों में भेज दिया गया था, पर अब धमाकों की वजह से वो वापस आ गया है, और अब वो ओस्लो सिर्फ अपने परिवार से मिलने आ रहा है। लेकिन नोरा और आंद्रियास तब ज्यादा हैरान हुए जब उन्हें पता चला कि असल में उनके सामने ट्रोल परिवार के कंकाल पड़े थे, और जैसे ही नोरा ने उनके ऊपर यूवी लाइट मारी तो उनकी हड्डियां अचानक पिघलने लग गई, जिसका मतलब था कि ट्रोल्स यूवी लाइट को नहीं झेल सकते। इसके बाद नोरा ने सिंडिंग से उसकी सबसे बड़ी गाड़ी मांगी, जिसके बाद सिंडिंग ने रानी का सबसे पसंदीदा ट्रक उसके हवाले कर दिया। इसके बाद उसने कैप्टन क्रिस को फोन करके इस प्लान के बारे में बताया, जिसमें वो लोग ट्रोल किंग को एक जाल में फंसाकर उस पर यूवी लाइट से हमला करने वाले थे, और इसके लिए उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स चाहिए थी। उधर एंड्रियास ने तुरंत ही अपनी दोस्त सिग्रिड को फोन करके कहा कि कैसे भी करके ओस्लो बॉम्बिंग प्लान को लेट करवाओ। खुशकिस्मती से सिग्रिड एक कमाल की हैकर थी, और उसने चुपचाप बिना किसी को बताए मिसाइल्स को फायर होने से ही रोक दिया। उधर नोरा और आंद्रियास अपने ट्रक में ट्रोल किंग के बच्चे का स्कल लेकर घूम रहे थे, और जानबूझकर ट्रोल किंग का ध्यान उस पर खींचने की कोशिश कर रहे थे। पर ये सब करके वो सिर्फ ट्रोल किंग को यूवी लाइट ट्रैप के पास ले जाना चाहते थे। और जैसे ही ट्रोल ने उस स्कल को तोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि असल में अब उसके परिवार का कोई नहीं बचा है, और वो इस बात से और गुस्से में आ गया। उधर मिलिट्री बेस में सिंग्रिड को हैकिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लेकिन तभी जनरल ने भी उसकी बात समझते हुए प्लान को खारिज कर दिया, क्योंकि अभी भी उस वक्त वहाँ कई सारे आम नागरिक मौजूद थे जो इन धमाकों में मारे जाएंगे। उधर नोरा और आंद्रियास किसी तरह से ट्रोल को लाइट ट्रैप तक लाने में कामयाब हो गए, और उसके वहां पहुंचते ही कैप्टन क्रिस की पूरी टीम ने एक साथ अपनी लाइट्स ऑन कर दी, और अब उनका प्लान कामयाब भी हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे वो ट्रोल जलने लग गया। लेकिन उसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर अचानक से नोरा का मन बदल गया, और उसने एक एक करके सभी यूवी लाइट्स को बंद कर दिया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी,
क्योंकि ठीक उसी समय सूरज उग गया। सूरज की रोशनी जैसे ही ट्रोल किंग पर पड़ी तो वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा और एक पत्थर में बदल गया। उसकी मौत को देखकर नोरा को अंदर ही अंदर काफी दुख हुआ। जहां सभी लोग जश्न मना रहे थे, वहीं आंद्रियास और नोरा को अब भी ये चिंता सता रही थी कि कहीं इस देश में और ट्रोल्स तो नहीं बचे हुए। तभी प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंच गई और वो नोरा के काम से इतनी ज्यादा खुश थी कि उनके पास उसकी तारीफ करने के लिए शब्द तक नहीं थे। लेकिन उनकी मुस्कुराहट उनकी खुशी को साफ जाहिर कर रही थी। कुछ दिन बाद वही हुआ जिसका डर था। अचानक से कई पत्थर दोबारा से हिलने लग गए, जिसके बाद अब एक और ट्रोल नॉर्वे के लोगों पर कहर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। मुझे तो ट्रोल किंग के लिए बुरा लगा, आखिर बंदा अपने घर ही तो जाना